हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपनी ज़िंदगी में। और मैं आज लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए बिहार का एक सन 2021 का बहुत ही चर्चित केस, जिसमें एक महिला की हत्या कर दी जाती है और उसे बाद में आत्महत्या बता करके पुलिस द्वारा इस केस को बंद कर दिया जाता है। तो फिलहाल में ये केस दोबारा से रीओपन हुआ है, जिसमें बिहार हाई कोर्ट ने आईजी रैंक के अधिकारी विकास वैभव जी को नियुक्त किया था इसके द्वारा जांच करने के लिए। और उन्होंने इसमें निष्पक्ष तरीके से जांच करके बहुत ही बेहतर तरीके से उसकी रिपोर्ट सबमिट की है। तो इसकी स्टेज दर स्टेज मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। जो केस की घटना हुई थी उसमें छोटी सी पहले पृष्ठभूमि बताता हूँ कि एक महिला होती है, जो महिला एक गवर्नमेंट टीचर थी, जिसकी सैलरी से अपने चार लड़कियों को पढ़ा रही थी वो, और अच्छी एजुकेशन दिला रही थी लड़कियों को। और उनके पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, तो इसकी वजह से एक महिला अकेली घर में और उनके ऊपर 4 बच्चियों की जिम्मेदारी जिसको वो संभाल रही थी। उसी समय कुछ समय पहले वो महिला गांव के किसी व्यक्ति को 15 लाख रुपए में एक जमीन खरीदने के लिए सौदा करती है, और 15 लाख रुपए वो उसको जमीन के रूप में दे देती है, और उस जमीन का बैनामा नहीं किया जाता। तो व्यक्ति पैसे की वापसी को लेके ज्यादा आनाकानी कर रहा था, तो गांव के लोग, बुजुर्ग लोग इकट्ठे होते हैं। तो फिर उसमें ये फैसला किया जाता है कि 4 अप्रैल 2021 को उस महिला को 15 लाख रुपए वापस कर दिए जाए। अच्छा, इस मामले में जब उस व्यक्ति से कहा गया कि 4 अप्रैल को पैसे वापस करने हैं, तो व्यक्ति के पास व्यवस्था होगी या नहीं होगी उस समय का वो एक अलग विषय है। तो उस व्यक्ति ने पैसे न दे के उस महिला की हत्या करने का प्लान बनाया। जब उस महिला की हत्या करने का प्लान बनाया तो फिर 4 अप्रैल को वो महिला ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एज ए टीचर नियुक्त थी। तो वहां वो व्यक्ति जाता है, जबकि उस स्कूल में सीसीटीवी कैमरे वगैरह की सारी व्यवस्थाएं थी। तो वो सबसे पहले जो वहां का वार्डन था उससे बातचीत करता है और उसको कहता है कि मैं इस समय आऊंगा तो आपको इस स्कूल के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर देंगे। सीसीटीवी कैमरे बंद कर देने के बाद में वार्डन का काम यहाँ से समाप्त हो जाता है। उसके बाद में 4 तारीख को वो व्यक्ति स्कूल में प्रवेश करता है और एक कमरे के अंदर महिला का गला दबाता है। गला दबाने के बाद में और किसी भी दुपट्टे वगैरह से उस महिला के गले में फंदा डाल के लटका देता है। अच्छा, यहाँ पे एक चूक होती है कि वह व्यक्ति जिसने उस महिला का मर्डर किया था उसको हाथ से गला दबाता है, जिससे कि महिला के गले पर 2 निशान हो जाते हैं। पहला निशान जो हाथ से दबाने का निशान था, और दूसरा निशान जो उस महिला के गले में रस्सी का फंदा डाला गया, और वहां से वो चुपचाप निकल जाता है। अब यहाँ से आगे का काम स्टार्ट होता है उस वार्डन का, जो उसकी चौकीदारी पर नियुक्त था। वो वार्डन आता है और उस महिला को नीचे उतारता है। नीचे उतारने के बाद में फिर पुलिस को फोन करता है। पुलिस को फोन करने के बाद में पुलिस पहुंचती है। अच्छा, उस जिस व्यक्ति ने उसकी हत्या की थी उसकी और पुलिस का कुछ लेना देना शायद रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से उस पुलिस ने उसकी अनदेखी की थी, तो हो सकता है रहा हो। तो फिर पुलिस आती है। पुलिस थोड़ी बहुत पूछताछ करती है, फॉरेंसिक टीम को नहीं बुलाती, जबकि उसकी जो बड़ी लड़की आती है उस महिला की, वो बड़ी लड़की अपने मोबाइल से उस महिला के गले का फोटो खींचती है। इसमें 2 निशान साफ स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सारी जगह हेरा फेरी की जाती है और पुलिस द्वारा आत्महत्या का केस बताकर उसे बंद कर दिया जाता है। 4 अप्रैल 2021 के बाद में चली सारे घटनाक्रम में बड़ी लड़की जब ग्रेजुएशन कर चुकी थी, ग्रेजुएशन करने के बाद में फिर वह किसी सामाजिक कार्यकर्ता से मिलती है, महिला से, और उससे कहती है कि मेरी माँ का मर्डर हुआ है, इस मर्डर में मुझे अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। तो सामाजिक कार्यकर्ता कहती है कि हाँ, हम आपके इंसाफ के लिए हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में जाएंगे और कोशिश करेंगे और अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे कि आप सभी को इंसाफ मिल सके। उसके बाद में पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने जब कुछ साक्ष्य देखे और विवेचना के जो सारे कागजात थे सभी देखे, उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि पुलिस द्वारा पूर्ण रूप से लापरवाही की गई है। फिर वहां पर मुख्य सबूत के तौर पर जो उनकी बड़ी लड़की थी, उनके फोन में एक फोटो था,
और उस फोटो को उन्होंने जब देखा तो कहा कि इसमें बहुत ही गहन जांच की आवश्यकता है, इसमें पुलिस ने बहुत बड़ी लापरवाही की। अच्छा, इसमें बहुत तेजी से काम हुआ और तो इसमें आईजी रैंक के विकास वैभव की निगरानी में एसआई टीम की गठित की गई, जिसमें एसआईटी टीम में बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच करने का आदेश दिया गया और उसमें कहा गया किसी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये 13 जुलाई 2026 को दोबारा जांच शुरू होती है। तो जांच शुरू होने के बाद में वो सारे कागज देखते हैं और वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही बड़े स्तर पर हुई है, घूसखोरी बड़े स्तर पर हुई है। जिस दिन 13 जुलाई को ये दोबारा जांच का आदेश होता है, उसी से जो जिन दरोगा जी को ये जांच सौंपी गई थी 4 अप्रैल वाली घटना में, वो दरोगा जी फरार हो जाते हैं और उनका आज तक कोई अता पता नहीं है और मिलती नहीं है, कुल मिला के ये। अब फिर वो दोबारा से जांच शुरू करते हैं। तो इसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट वगैरह कोई नहीं थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दोबारा से चेक किया गया, कॉल डिटेल निकाली गई और टेक्निकल साक्ष्य सारे इकट्ठे किए गए। तो उसमें एक चीज महसूस हुई कि कहीं ना कहीं यदि इस हत्या का या फिर सुसाइड का गुत्थी सुलझेगी, वो सिर्फ सुलझाने में 2 व्यक्ति काम आ सकते हैं। एक पहला जिस पर आरोप लगा हुआ है, दूसरा जो उस कॉलेज का वार्डन था, स्कूल का वार्डन था। उसमें सबसे पहले वार्डन को उठाया जाता है, फिर शायद ये मैं कंफर्म नहीं हूँ कि पहले वार्डन को उठाया जाता है या फिर जिस व्यक्ति पे आरोप लगाता है उसको उठाया जाता है। उठाने के बाद में उनसे पूछताछ की जाती है अच्छे तरीके से। तो पूछताछ में वार्डन इस बात को स्वीकारता है कि हाँ, मुझसे कैमरे बंद करने के लिए कहा गया था, मैंने कैमरे बंद किए। उसके बाद में सीधे मैंने वो डेड बॉडी उतारने के बाद में पुलिस को फोन किया। अब जिस व्यक्ति पे आरोप लगा हुआ था कि इसको जिस व्यक्ति पे आरोप लगा हुआ था कि उसने 15 लाख के चक्कर में इस महिला की हत्या की, उस व्यक्ति को से पूछताछ की जाती है। तो फिर व्यक्ति वो सारी चीजों को दोबारा से रिपीट करता है और बताता है कि ऐसे 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 मेरी सारी व्यवस्थाएं थी, मुझसे 15 लाख रुपए इन्होंने दिए थे, वो 15 लाख की मेरे पास रिटर्न करने की व्यवस्था नहीं थी या फिर मैं देना नहीं चाहता था। तो इसके चक्कर में मैंने पहले यहाँ मेज पे इनको पकड़ा और वहां लेटा के इनका गला दबाया। गला दबाने के बाद में मैंने इन्हें रस्सी का फंदा लगा करके लटकाया। लटकाने के बाद में मैं दीवार कूद के निकल गया और पुलिस को भी मैंने कुछ प्रभाव में डाला, जिसने पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से इसमें विवेचना नहीं की। तो इस पूरी घटना में एक सबसे अच्छी बात ये निकल के आई कि जो एसआईटी टीम गठित की गई थी, उस एसआईटी टीम ने मात्र 15 से 18 दिन में पूरी रिपोर्ट बना के हाई कोर्ट में सबमिट कर दी गई और जो एक वार्डन और इस पे आरोप लगा हुआ था, उन दोनों व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया। अब ये हाई कोर्ट में ट्रायल के तौर पे चल रहा है और जो वहां का एसएचओ या फिर एसआई था, जो इस विवेचना अधिकारी पहले केस में बना हुआ था, उस विवेचना अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है और इस समय वह एसआई रैंक का अधिकारी इस समय फरार है। तो एक सबसे अच्छी बात मुझे इस पूरे केस में ये लगी कि अक्सर लोग हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट में बहुत से लोग प्रथम दृष्टि में केस को देखते हैं, नहीं देखते और सोचते हैं कि निचली अदालत ने क्या निर्णय दिया है, क्या नहीं निर्णय दिया है। तो उन्होंने पटना हाई कोर्ट ने सारी चीजों को समझा कि कोई भी महिला जिसके ऊपर 4 बच्चियों की जिम्मेदारी है और उन बच्चियों के इस दुनिया में पिताजी भी नहीं रहे, तो वो आखिर सुसाइड करेगी क्यों, वो भी ऐसे समय पर जिस समय वो एक स्कूल में है और स्कूल का वातावरण हमेशा एक खिले हुए फूल की तरह होता है, या सभी प्रकार के बच्चे होते हैं या फिर छुट्टी के समय भी वो अकेली महिलाएं होती है, तो किसी से न झगड़ा है ना फिर कोई दिक्कत है और महिला की अचानक ऐसे सुसाइड कैसे कर सकती है। या फिर महिला घर पे अपने घर पर होती है, किसी से झगड़ा होता, कोई ना कोई बात होती, अचानक से कोई व्यक्ति किसी बात को लेके सुसाइड नहीं कर सकता। और खासकर वो व्यक्ति जो अपनी बच्चियों के भविष्य के लिए लगातार लगा हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी की बढ़ाने के लिए या फिर उनके एजुकेशन के लिए या फिर उनके जीवन में सुधार के लिए लगी हुई महिला है, वो महिला अचानक से सुसाइड कर कैसे सकती है। तो इसी बात को लेके और जो
फॉरेंसिक टीम न मौजूद तक पहुंचना और जो रिपोर्टें और सारी कॉल डिटेल प्रस्तुत न करना या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 420 या फिर उसमें अच्छे से न देखना, ये सारी चीजें ये दर्शाते थे कहीं ना कहीं इस केस में पीड़ित व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं हुआ है। और उसी बात को लेके फिर हाईकोर्ट ने आदेश दिए और आईजी विकास वहवे जी की निगरानी में एसआईटी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और इस समय ये केस अदालत में विचारणीय है, अदालत में चल रहा है और आने वाले समय में हम यही उम्मीद करते हैं कि पटना हाई कोर्ट में ऐसे अपराधों के लिए कम से कम आजीवन कारावास तो देगा ही देगा। इसमें मुख्य रूप से दोनों ही अभियुक्त हैं, जो उस स्कूल का चपरासी था और दूसरा जिसने उस महिला का गला दबाया। इसी के साथ मैं ये छोटी सी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और यदि आप हमारी इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई भी तब्दीली चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दे सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।